बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी साहित्य का यह महासंग्राम वीडियो होगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको मैंने बताया था कि महासंग्राम इससे पहले एक अपलोड हो चुका है और ये महासंग्राम 2.2 है, यानी कि इसका लेटेस्ट वर्जन है महासंग्राम का। इसमें और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने समाहित करने का प्रयास किया है, लेकिन आपको दोनों महासंग्राम वीडियोस देखेंगे तब आपका संपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप एक पहले वीडियो अपलोड है उसका आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी ये 2.2 है। ठीक है, महासंग्राम का हिंदी साहित्य का। और हिंदी साहित्य में जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको हिंदी गद्य पढ़ना पड़ता है। हिंदी गद्य में आपका सिलेबस जो है वो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। और आपको बता दूं कि आपके सिलेबस से लगभग बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो एक बार सिलेबस आपको आपके सिलेबस में पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो आपको हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जान लेना इकाई 1 के अंतर्गत। उसमें हिंदी कहानी का उद्भव विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, हिंदी नाटक का उद्भव विकास और हिंदी आलोचना का उद्भव विकास और हिंदी की जो कुछ अन्य गद्य विधाएं हैं उनका उद्भव और विकास आपको पढ़ना होता है इकाई 1 के अंतर्गत। इकाई 2 की बात की है तो इकाई 2 में आपको हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय जानना है, जिसमें कहानी, नाटक, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, जीवनी और इसके अलावा उपन्यास, एकांकी, निबंध, संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, व्यंग, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। ठीक है, इसके अलावा हिंदी उपन्यास में आपके पाठ्यक्रम में झांसी की रानी उपन्यास संकलित है, वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक है, तीसरी इकाई के अंतर्गत चौथी इकाई में आपको हिंदी कहानियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हिंदी कहानियों में पंच परमेश्वर कहानी पहली आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है। पाजेब कहानी है जिस जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। गैंग्रीन कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, अज्ञे ने लिखा है, उसको रोज भी कहा जाता है, रोज कहानी। पर्दा कहानी यशपाल की आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की, ये भी कहानी आपको पढ़नी है। तीसरी कसम का एक और नाम है मारे गए गुलफाम, तो ये कहानी आपको पढ़नी है। पिता कहानी जो है ज्ञान रंजन की है, इसको भी आपको पढ़ना है। यानी कि लगभग आपकी पाठ्यक्रम में 6 कहानियां संकलित है, पंच परमेश्वर, पाजेब, गैंग्रीन, पर्दा, तीसरी कसम, पिता। ठीक है, इसके अलावा पांचवी इकाई में आपको हिंदी नाटक और एकांकी के बारे में पढ़ना है। हिंदी नाटकों में आपके पाठ्यक्रम में एक नाटक संकलित है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। और एकांकी की बात की है तो एकांकी में आपको दीपदान एकांकी पढ़ना है और लक्ष्मी का स्वागत, दो एकांकी आपको पढ़नी है। जो दीपदान एकांकी है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, और जो लक्ष्मी का स्वागत आपकी एकांकी है इसको किसने लिखा भाई, इसको उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा। क्लियर, तो ये हो गई आपकी 5 इकाई। छठवीं इकाई में आपको क्या पढ़ना है, छठवीं इकाई के अंतर्गत आपको हिंदी निबंध के बारे में पढ़ना है। अब निबंधों में आपके जो है लगभग 5 निबंधों के बारे में आपको पढ़ना है। पहला निबंध आपको पढ़ना है भारत मतलब कि भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिचंद जी का निबंध है, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अलावा डॉक्टर जो है क्या बोलते हैं मित्रता निबंध है आचार्य शुक्ला जी का, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसको पढ़ना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा और 2 निबंध आपके बच रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास एक निबंध है, कुबेरनाथ राय का है, इसको आपको पढ़ना है। और तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्रा जी का निबंध है। तो ये 5 निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कौन कौन, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, मित्रता, अशोक के फूल, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास और तुम चंदन हम पानी। क्लियर, इसके अलावा जब 7वीं इकाई में आप जाएंगे तो कुछ अन्य गद्य विधाएं पढ़नी होंगी। उनमें प्रथम खंड अन्य गद्य विधाओं में जैसे उसमें आपको रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी अंश और रिपोर्टाज तथा व्यंग पढ़ना है। इसके अलावा आपकी जो 8वीं इकाई होगी उसमें भी द्वितीय खंड होता है अन्य गद्य विधाओं का, जिसमें आपको यात्रा वृत्तांत, डायरी, इंटरव्यू और आत्मकथा अंश पढ़ना है। ठीक है, तो आपके पाठ्यक्रम में रेखा चित्र की बात की है तो गिल्लू संकलित है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। संस्मरण की बात की है तो 30 बरस का साथी एक संस्मरण है रामविलास शर्मा का, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। जीवनी अंश की बात की है तो कलम का सिपाही आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, अमृत राय ने लिखा है। क्लियर, रिपोर्टाज की बात की है तो ऋण जल धन जल आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, फणीश्वरनाथ रेणु का है। व्यंग की बात की है तो आत्माराम का दुबे भोला राम का जीव आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, हरशंकर प्रसाद ने लिखा, भोला राम का जीव व्यंग है। व्यंग एक प्रकार से कहानी विधा है लेकिन व्यंग के रूप में लिखी गई कहानी, तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसका नाम है मेरी तिब्बत यात्रा, और आपको पता होगा राहु संकृत्यान घुमक्कड़ जो है रहे हैं जीवन भर, तो उन्होंने ही लिखा है इसको। डायरी की बात की है तो आपके पाठ्यक्रम में एक लेखक की डायरी संकलित है, किसकी है, गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखी गई है। इंटरव्यू एक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसमें आपको पढ़ना क्या है, मैं इनसे मिला, और खास करके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले थे पद्म सिंह शर्मा कमलेश, और उसी को प्रकाशित करवाया पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने। ठीक है, क्लियर, तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और आत्मकथा अंश आपके पाठ्यक्रम में जूठन संकलित है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि वैसे दलित साहित्य से जुड़े हुए साहित्यकार हैं। तो एक प्रकार से ये आपका पाठ्यक्रम था जो कि मैंने आपको बता दिया।
अब और मॉडल पेपर आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं लिखित वाले में और ऑब्जेक्टिव वाले में, ऑलरेडी मैंने मॉडल पेपर दोनों का दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा। और मैंने इसलिए इन प्रश्नों को बताया चूंकि कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में या लिखित में प्रश्न यह पूछता है कि आपके पाठ्यक्रम में कितने निबंध संकलित है, सभी के नाम लिखिए, या आपके पाठ्यक्रम में शामिल कहानियों के नाम लिखिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है। तो चलें जानते हैं महासंग्राम वीडियो के बारे में और जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वो आ सकते हैं। तो तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए मैं संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा तीव्र गति से। सॉरी, पहला प्रश्न आपका है कहानी का उद्भव और विकास। कहानी का उद्भव और विकास, इसके बारे में ऐसे आपको लिख करके छोड़ देगा, यही आपको अब कहानी का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। तो आप देखते हैं आदिकाल से ही मानव ने कहानी कहने और सुनने की प्रबल लालसा रही है। पहले बचपन में जब हम लोग हुआ करते थे तो हमारे दादाजी हम लोगों को कहानी सुनाया करते थे, किस्सा जिसको बोलते थे। और भारतीय साहित्य में आप देखते हैं वेदों में, उपनिषदों में, बौद्ध जातकों में, संस्कृत साहित्य में तमाम सारी कहानियाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों और अनेक सांकेतिक कहानियाँ आप देखेंगे सभी मिलेंगी। लौकिक साहित्य में, लौकिक संस्कृत में आप देखिएगा तो खास करके कथा साहित्य की प्रधानता ही रही है। हिंदी की आधुनिक कहानी का जन्म जो होता है कुल मिला करके वो कब से होता है भाई, वर्तमान युग की आवश्यकताओं के कारण हुआ और अपने वर्तमान रूप में यह विधा अंग्रेजी साहित्य से लेकर होकर के हिंदी में आती है। और कहानी को पाश्चात्य देशों में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। और एक व्यक्ति हैं एडगर एलन पो, उनको खास करके आधुनिक कहानी का जन्मदाताओं में प्रमुख माना जाता है इनको, एडगर एलन पो को। ठीक है, तो हिंदी कहानी के विकास के अध्ययन के बारे में बात की तो हिंदी कहानी का विकास का अध्ययन हम मुख्य रूप से इन चार जो है विकास युगों में पढ़ सकते हैं। पहला है आपका विकास युग। अच्छा, विकास युग को ही आप क्या बोलते हो, विकास युग को ही बोलते हो पूर्व, मतलब कि प्रेमचंद पूर्व युग, यानी कि पूर्व प्रेमचंद युग। ठीक है, 1900 ईस्वी से लेकर के 1911 या कहीं कहीं पर आपको 1916 मिला हुआ होता है, क्योंकि और प्रेमचंद जी को जब आधार बना करके बांटेंगे तो खास करके 1916 तक। दूसरा है आपका प्रेमचंद युग, 1911 से 1936 तक चलता रहा। और तीसरा है आपका प्राक स्वतंत्र युग, यानी जिसको आप प्रेमचंदोत्तर युग कहते हैं, 1936 से 1947 तक रहा है। और उसके बाद में स्वतंत्रता युग यानी स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से लेकर के अब तक। ठीक है, इसी बीच और भी तमाम सारी कहानियाँ आती, नई कहानी वगैरह, तो वो सब चीज़ें आपको मैंने कहानी वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा उसको। क्लियर। अच्छा, प्रेमचंद जी को अगर आधार माने तो देखिए प्रेमचंद जो हैं इनकी युग को एक प्रकार से, चूंकि 1916 में इनकी कहानी जो है प्रकाशित होती है मुख्य रूप से हिंदी की प्रथम कहानी, और 1936 तक जो है एक प्रकार से इनका 1936 में इनकी कफन कहानी है। 1916 में आप देखते हैं इनकी कहानी कौन सी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, किस कहानी का क्या नाम है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। मैंने आपको बताया था प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर कहानी। तो एक प्रकार से इसी किसी बीच में आप देखते हैं 1936 में आपकी कफन कहानी आपके मतलब कि कफन कहानी 1936 में लिखा इन्होंने, और 1916 में आपकी कहानी है जो है पंच परमेश्वर। तो यहाँ से यहाँ तक के युग यानी 1916 से लेकर के 1936 के युग को हम प्रेमचंद युग कहते हैं। और इससे पहले यानी 1916 से यानी 1900 ईस्वी से लेकर के 1915 तक का जो समय काल रहा है वो बोलते हैं आप प्रेमचंद पूर्व युग। ठीक है, और 1936 के बाद 1947 तक के युग को हम मानते हैं प्रेमचंदोत्तर युग। अच्छा, प्रेमचंदोत्तर युग के बाद में आप देखते हैं 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो मापदंड बदलते हैं, यथार्थवाद एक प्रकार से प्रवेश करता है, तो यथार्थवादी कहानियाँ आने लगी, समकालीन कहानियाँ, और इसके बाद में सठोत्तरी कहानियाँ, तमाम प्रकार की कहानियाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी कहानियाँ कुछ हो गई। आगे बढ़ते हैं कहानी के बारे में। कहानी क्या है, तो कहानी क्या है भाई, कहानी जीवन का एक खंड या चित्र मात्र होता है जिसकी घटनाएं पाठकों को क्या करती हैं, आप्लावित तथा गदगद करती हैं। मतलब कि कहानी पढ़ने के बाद में क्या होता है, एक आनंद सा आता है आपको। आप जैसे एक प्रकार से जब कोई मूवी देखते तो एक कहानी ही उसमें ही होती है, तो वही चीज़ें हैं एक प्रकार से। जब आप किसी कहानी को पढ़ते तो भी आपको थोड़ा बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है। तीसरा प्रश्न, नई कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य जीवन की विसंगतियों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन, कुंठा, निराशा, हीनता, उद्देश्यहीनता को नया प्रकाश देना है। तो आपसे नई कहानी के उद्देश्य के बारे में पूछेगा, नई कहानी क्या है भाई, ये विसंगति जो जीवन की विसंगतियाँ थी उनका मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन, कुंठा, निराशा, हीनता, उद्देश्यहीनता को नया प्रकाश देना इस कहानी का उद्देश्य था। और कुल मिलाकर के नई कहानियों के समक्ष यथार्थवाद एक प्रकार सामने आता है, मनोविश्लेषणवाद कहानियों में झलकता है,
कुछ दिन तक मनोविश्लेषणवाद। पहले तो आपका झलकता है जो है समाजवाद, यानी कि आप देखते हैं खास करके मार्क्सवादी कहानियाँ कुछ आती हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव रहता है हिंदी साहित्य पर। फिर धीरे धीरे करके यथार्थवाद का प्रभाव आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो कहानी कला के मैंने आपको मॉडल पेपर में ऑलरेडी बताया है। कहानी कला के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं। उपन्यास कला के भी 6 तत्व होते हैं। देखिए कहानी कला के जो तत्व होते हैं वही उपन्यास कला के तत्व होते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है आपका कथा वस्तु, जिसको आप कथानक भी कहते हैं। दूसरा होता है चरित्र चित्रण, यानी कि जिसको आप एक प्रकार से जैसे जो है कथा वस्तु माने कथानक, चरित्र चित्रण माने कि जो उसमें रोल निभा रहे, भूमिका निभा रहे पात्र, ठीक है। तीसरा है आपका कथोपकथन, क्लियर, यानी संवाद जिसको कहते हैं। और चौथा है आपका देश काल वातावरण, ठीक है। पांचवा आपका होता है भाषा और शैली। छठवा आपका होता है उद्देश्य, यानी इन छइयों के बिना एक प्रकार से कहानी नहीं बन सकती है। इन छइयों तत्वों से मिल करके कहानी अपने उद्देश्य को मतलब कि अपने कहानी का जो मुख्य चीज़ होती है उसको प्राप्त करती है। यानी कहानी के मुख्य रूप से 6 तत्व होते कहानी कला के। एक कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठवा उद्देश्य। क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न आप देखिएगा, उपन्यास। उपन्यास किसे कहते हैं भाई? तो उपन्यास जो शब्द है इसका अर्थ होता है समीप। समीप माने होता है उपन्यास जो शब्द है इसमें जो उप शब्द है, उप माने होता है समीप, और जो न्यास शब्द होता है इसका मतलब होता है थाती। थाती माने होता है, थाती का शाब्दिक अर्थ होता है एक प्रकार से क्या होता है भाई? ताती मतलब होता है निकट रखी हुई वस्तु। तो मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु, और साहित्य के संदर्भ में वह कृति जिसको पढ़ करके ऐसा लगे कि यह हमारी ही कहानी है, वो उपन्यास कहने के योग्य मतलब कि वो रचना हो जाती है। अंग्रेजी में नॉवेल कहा जाता है उपन्यास को, और इसके लिए खास करके गुजराती में नवल कथा शब्द का प्रयोग है, मराठी में कादम्बरी, और बंगला में आप देखेंगे, और बंगला हिंदी में उपन्यास, और इसी नॉवेल के लिए ही प्रयोग किया जाता है ये तमाम सारे शब्द। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। चीज़ें आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को एकदम से याद रखेंगे। ओके, क्लियर हो रही बात है ना? ये आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक चीज़ का। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या आ चुका है भाई? 7वां नंबर प्रश्न है, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? तो उपन्यास के भी 6 तत्व होते हैं। आप देखेंगे विद्वानों तथा साहित्यकारों ने उपन्यास के 6 तत्वों को स्वीकार किया है। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र योजना जिसको आप बोलते हैं खास करके चरित्र चित्रण, ठीक है। संवाद, तीसरा आपका होता है संवाद मतलब कि एक प्रकार से कथोपकथन जिसको आप कहते हैं। देश काल वातावरण आपका चौथा है। पांचवा है भाषा और शैली, छठवा है उद्देश्य। जो कहानी की कला के तत्व होते हैं वही उपन्यास कला के भी तत्व होते हैं। आपका 8वां प्रश्न आप देखेंगे, नाटक। नाटक क्या है भाई? नाटक जो शब्द की उत्पत्ति हुई है किस धातु से हुई है? नट धातु से हुई है, और नट धातु का अर्थ होता है अभिनय करना, ठीक है। आप एक भरत मुनि है, संस्कृत के जो है नाटककार हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, ठीक है। और ख़ास करके भरत मुनि की बात की जाए तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचना भी इन्होंने करी है। तो भरत मुनि के एक सूत्र के अनुसार नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है। भरत मुनि ने नाटक में ऋग्वेद से पाठ लिया, और सामवेद से गान को लिया, यजुर्वेद से अभिनय को लिया, और अथर्ववेद से रस को लिया, और सभी को मिला दिया, और उसके बाद में एक 5वां वेद तैयार हुआ, मतलब 5वें वेद का निर्माण हुआ, नाट्य शास्त्र। और भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। आपको बता दूं कि जब चारों वेदों से एक एक चीज़ों को हमने ले लिया और उसको समाहित कर दिया तो एक नए वेद की रचना हुई जिसको आप नाटक कहते हैं। तो खास करके भरत मुनि ने नाटकों को क्या कहा है? पंचम वेद कहा है। क्लियर। और ऋग्वेद से क्या लिया गया है? नाटकों में पाठ लिया गया है। सामवेद से गान को, यजुर्वेद से अभिनय को, और अथर्ववेद से रस को लिया गया है। और इन सभी चीज़ों को लेकर के फिर नाटकों की रचना हुई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैसे नाटक की परिभाषा को देते हुए, परिभाषा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परिभाषा लिख लीजिएगा। नाटक की परिभाषा को देते हुए एक विद्वान है बाबू गुलाब राय, बड़े ज़बरदस्त विद्वान है और बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा हर एक चीज़ की देते हैं। तो बाबू गुलाब राय कहते हैं कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों के द्वारा एक चलते फिरते साप्रमाण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं होती है, वरन सजीव प्रतिलिपि होती है। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। वस्तुतः नाटक जो होते हैं अत्यंत ही प्राचीन विधा है, और ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने इसे
इस विधा को आधार बना करके नाट्य शास्त्र भी लिखा था। ठीक है, तो यह नाटक। 9वां प्रश्न आप देखेंगे, हिंदी आलोचना का उद्भव। हिंदी आलोचना की बात की है तो आलोचना का व्युत्पत्ति लभ्य जो अर्थ होता है, व्युत्पत्ति लक्ष्य अर्थ होता है सम्यक निरीक्षण। मानव की अनेक अन्य वृत्तियों तथा संवेदनाओं की भांति आलोचनाओं की प्रवृत्ति भी चिरकाल यानी बहुत पहले से ही सिद्ध है, किंतु आप देखते हैं जीवन के व्यवहार की क्षेत्र की तुलना में साहित्यिक क्षेत्र में आप देखते हैं, खास करके साहित्यिक क्षेत्र में इसका प्रवेश पर्याप्त विलंब से हुआ। इसका कारण ही स्पष्ट है कि पहले सृजनात्मक साहित्य अस्तित्व में आता है, उसके बाद आलोचना की प्रेरणा अथवा आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। हिंदी में आलोचना शब्द जो है अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है, और जिसका मतलब होता है निर्णय करना या मूल्यांकन करना। किसका मतलब? क्रिटिसिज्म का। जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी रचना या कृति की सम्यक व्याख्या करते, सम्यक मतलब उसकी बुराइयों को भी उसकी अच्छाइयों को भी हम सामने लाते हैं पाठक के, तो वो खास करके वही आलोचना कहलाता है, वही आलोचना कही जाती है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी आलोचना। आलोचना ऐसा जरूरी नहीं किसी जो है रचना की जाए, ये इसके लिए आप देखते हैं रचना हो सकती है, वस्तु हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। 10वां प्रश्न आपका है निबंध। निबंध क्या होता है? निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है नी प्लस बंध, यानी नी और बंध से मिलकर के बना है निबंध। निबंध का मतलब होता है बांधना या फिर अच्छी तरह से बंधा हुआ। मतलब कि वह गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी सरल विषय के अनुकूल भाषा, मतलब भाषा में भावों, विचारों और क्रमबद्ध रूप से सुगुम्फित किया गया हो, यह गद्य रचना आप देखते हैं एक प्रमुख रचना है। और यह निबंध शब्द के निकटतम पर्यायवाची शब्द आप और देख सकते हैं। निबंध को लेख भी कहा जाता है, संदर्भ भी कहा जाता है, रचना भी कहा जाता है, प्रस्ताव भी कहते हैं, आर्टिकल भी निबंध को कह सकते हैं, कंपोजिशन भी कह सकते हैं, यस्से भी कह सकते हैं, आलेख भी कह सकते हैं। तो ये सब निबंध के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर? और गद्य की प्रमुख विधा है ये। ओके। प्राचीन संस्कृत परंपरा में तार्किक व्याख्या, टीका, भाष्य, समीक्षा, सूत्र आदि से उपज करके निबंध साहित्य का विकास होना स्वीकार किया गया। लेकिन हिंदी में निबंध संस्कृत की प्राचीन परंपरा से नहीं बल्कि पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा से आया है, ये बात ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न आप देखेंगे, निबंध के अंग। निबंध के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं भाई? निबंध के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। तीव्र गति से इसीलिए मैं बढ़ रहा हूँ चूंकि आपको बता दूं तीव्र गति जो है, क्योंकि इससे पहले मॉडल पेपर मैंने दिया है 1 घंटा 37 मिनट का है, उसको आप देख लीजिएगा। 2 मॉडल पेपर लिखित के आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और बाकी और मॉडल पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जिनको मान लेते हैं कोर्स लेना है हिंदी साहित्य का और भी चीज़ों को पढ़ना है तो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, 91 61 93 60 62 ये व्हाट्सअप नंबर है केवल। इस पर आप लोगों को क्या करना है भाई? व्हाट्सअप करना है और उस पर मैं एक QR कोड आपको सेंड करूंगा, उस पर मात्र आपको 100 रुपये सेंड करके, ठीक है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे जो कुछ भी आप चलाते होंगे उस पर सेंड करके आपको कोर्स ले लेना है। सबसे पहले इस पर आपको व्हाट्सएप एसएमएस करके बोलना है कि सर हमको हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो आपको कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तुरंत मैं QR कोड सेंड करूँगा, आप उस पर स्क्रीनशॉट जो है मतलब जब 100 रुपये सेंड कर दीजिएगा उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे या कुछ नहीं चलाते UPI साधन, तो आप किसी दूसरे जो आपके बगल अगल के चलाते हैं या आपके घर में कोई चलाता तो आप उनसे भिजवा करके, ठीक है, उसी QR कोड पर, और आप जो है उनसे स्क्रीनशॉट बोल करके हमारे पास सेंड करवा दीजिएगा अपने नंबर से, तो फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा। क्लियर? ग्रुप से उसमें आपको PDF नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी हिंदी की चीज़ें, यानी ये भी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, निबंध के अंग। निबंध के 4 अंग होते हैं। पहला होता है शीर्षक। शीर्षक की बात की है तो निबंध का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, जिससे पाठकों को या पाठकों में उसे पढ़ने के प्रति क्या हो, उत्सुकता उत्पन्न हो, तभी तो कोई पढ़ेगा ना। जब उसका जो पहला पेज होगा वही अट्रैक्टिव होगा तभी लोग उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शीर्षक जबरदस्त होना चाहिए। दूसरा तत्व होता है प्रस्तावना। निबंध की प्रस्तावना को ही भूमिका कहते हैं और यह रोचक, सीमित और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। मतलब कि इससे प्रस्तावना को पढ़ करके पाठक को यह पता चल जाए कि पूरी कहानी क्या होती। प्रस्तावना मतलब एक प्रकार से जिसको आप ट्रेलर बोलते हैं आजकल की मूवी की भाषा में। क्लियर? और आपका तीसरा है विस्तार, यानी विस्तार जो होता है विचारों का विकास दिखाता है। निबंधकार का दृष्टिकोण जो है खास करके आप देखेंगे प्रकट होता है विस्तार में ही। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका होता था तो निबंध का कौन सा भाई? उपसंहार। उपसंहार की बात की जाए तो इसमें लेखक जो होता है निबंध का निष्कर्ष बताता है कि भाई निबंध जो मैंने अभी तक इस पर बताया इसका क्या है, इसका निबंध का निष्कर्ष क्या है। 12वां प्रश्न आप देखेंगे, निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है?
तो रोम के प्रसिद्ध लेखक सिसेरो और सेनेका का माना जाता है, ठीक है, रोम के मतलब कि निबंध का जन्मदाता। आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 13वां नंबर प्रश्न, निबंध और लेख में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। निबंध जो होता है शब्द शुद्ध भारतीय है। निबंधनानीति, निबंध के आधार पर निबंधना अतिथि, निबंधा के आधार पर इस शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है और आज यह अंग्रेजी के यसे का पर्यायवाची हो गया है। लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। लेख के विषय प्रधान होते हैं, जबकि निबंध में साहित्यकार का व्यक्तित्व प्रधान होता है। लेख में रचनाकार अध्ययन के आधार पर अपने विषय संबंधी मत को स्थापित करता है, जबकि निबंध में मत प्रतिस्थापन जैसी स्थिति नहीं आती है। तो कई सारे अंतर हैं। निबंध क्या है भाई, निबंध जो है ये क्या है, ये इसको अंग्रेजी भाषा में यसे कहते हैं, यसे का पर्यायवाची है, और लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, पहला अंतर। दूसरा अंतर, लेख में विषय प्रधान होता है, जबकि निबंध में साहित्यकार का व्यक्तित्व प्रधान होता है। और लेख में रचनाकार अपने मतलब जो रचनाकार होता है लेख लिखते समय, वो अध्ययन के आधार पर अपने विषय संबंधी मत को स्थापित करता है, जबकि निबंध में क्या होता है, मत ही प्रतिपादन जैसी स्थिति नहीं आती। क्लियर, ये निबंध और लेख में कुछ अंतर हैं। 14 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, एकांकी का उद्भव। एकांकी का उद्भव समझिए। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला। क्या मतलब होता है एकांकी का भाई, एक अंक वाला। और हिंदी एकांकी की जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। एक वर्ग उन विद्वानों का है जो एकांकी का उद्गम संस्कृत नाट्य साहित्य से मानते हैं। इसमें नाम आता डॉक्टर सरनाम सिंह का। आधुनिक एकांकी को प्राचीन नाट्य परंपरा से जोड़ते हुए जो है डॉक्टर सरनाम सिंह जी कहते हैं, ये कहते हैं कि यह मानना कितना भ्रामक होगा कि हिंदी एकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही ना था। यानी इन्होंने व्यंग किया एक प्रकार से। और प्रोफेसर सदगुरु शरण अवस्थी का कहते हैं कि यह ना समझना चाहिए कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं, मतलब कि थे। 15वां नंबर आप प्रश्न देखेंगे, एकांकी को परिभाषित कीजिए। एकांकी की परिभाषा दीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है एकांकी किसे कहते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे एकांकी किसे कहते हैं। आप में से अगर किसी को पता है तो आप लिखते हुए भी चले साथ में, ठीक है। अगर आप लिख देंगे भी एक आध परिभाषा तो आपको हो सकता है याद हो जाए, लेकिन मैं तो कहूँगा अभी लिखने का प्रयास ना करें। चलें आप सभी लोग पढ़ लीजिए, बाद में जो है आप लिखिएगा अपनी कॉपी में, जब वीडियो मत देखिएगा उसके बाद में जब खाली हो जाइएगा तब लिखिएगा, ठीक है। देखिए, एकांकी को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो एकांकी की परिभाषा को देते हुए प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव कहते हैं कि किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक तथा एक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्य अभिव्यंजन ही क्या होता है, एकांकी होता है। यानी एकांकी का मतलब होता है कि एक अंक में, और एक ही दृश्य हो सकता है एक अंक में, और कई दृश्य भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको एकांकी कहते हैं। प्रभावपूर्ण तरीके से जब हम किसी तथ्य का, किसी अनुभूति का, किसी विचार का जब हम उसको एक अंक में या एक दृश्य में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्य अभिव्यंजन करते हैं तो उसी को एकांकी कहते हैं। ऐसा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी कहते हैं। 16वां प्रश्न आप देखिएगा। 16वां नंबर प्रश्न है आपका, रिपोर्टाज क्या है। तो रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, सबसे पहले ये जानो। और यह गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है। कौन, रिपोर्टाज। और जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा हाल तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाता है रिपोर्टाज में कि पाठक की हथतंत्री के तार झंकृत हो उठे और वह उन्हें भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट में केवल यथातथ्य वर्णन होता है, जबकि रिपोर्टाज में कथ्यों को कलात्मक और भावपूर्ण ढंग से लिखा जाता है। और इस रचना विधा का जन्म जो हुआ है खास करके रिपोर्टाज का, तो इसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। और हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान की रचना है लक्ष्मीपुरा, वहीं से मानी जाती। क्लियर, ये रिपोर्टाज के बारे में कुछ बातें। अगला प्रश्न आप देखेंगे 17वां नंबर प्रश्न है आपका, साक्षात्कार। साक्षात्कार को लेकर के भी प्रश्न आपका आता है, डायरी को लेकर के। तो इन सभी की प्रश्नों मतलब कि इन सभी के उसको आप एकदम से ध्यान रख लीजिएगा। साक्षात्कार क्या है भाई, साक्षात्कार भी प्रतिष्ठित विधा होती है। इसके लिए इंटरव्यू, साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू, और इसके अलावा और मतलब भेंट वार्ता भी कहते हैं, अंतरंग वार्ता कहते हैं, परिचर्चा भी कहते हैं। ये तमाम सारे शब्द जो हैं साक्षात्कार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इंटरव्यू में लेखक किसी व्यक्ति के साक्षात्कार करने के बाद किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके बारे में पाठकों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता है। तो ये हो गया आपका साक्षात्कार। 18वां नंबर आपका प्रश्न है, डायरी।
डायरी क्या होती है भाई? तो साहित्यकार अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विचारों को क्या करता है, लेखनीबद्ध करने के लिए जो है डायरी लिखते हैं। और डायरी में प्रतिदिन का निरीक्षण, अनुभवों और कार्यों का ब्यौरा लिखा जाता है। इसमें निजी विचारों, भावों और प्रतिक्रियाओं की प्रधानता होती है। डायरी में अपनापन होता है और इसीलिए इससे उसके लेखक के व्यक्तित्व की झलक भी मिल जाती है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी डायरी। डायरी आप देखते हैं सभी लोग लिखते हैं, तो एक साहित्यिक डायरी भी होती है और एक दूसरी डायरी भी होती है। क्लियर? व्यावसायिक डायरी होती है और तमाम प्रकार की डायरियाँ होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 19 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न, यात्रा वृत्तांत का एक छोर निबंध को तो दूसरा छोर संस्मरण को स्पष्ट करता है। यात्रा वृत्तांत क्या है, आपसे ही पूछा गया है। तो यात्रा वृत्तांत जो है एक छोर से तो निबंध को और दूसरी छोर से संस्मरण को स्पष्ट करता है। यात्रा वृत्तांत बहुत समय से लिखे जाते हैं और फाहियान, चीनी यात्री हैं, ह्वेन सांग है, इत्सिंग है, इबन बतूता है, अल बरूनी है, मार्को पोलो है, इन सभी ने अपनी अपनी यात्राओं के बारे में लिखा है। और यात्री को यायावर, घुमक्कड़ और बंजारा भी कहा जाता है। आधुनिक युग में यात्रा वृत्तांत को भी साहित्य में स्थान मिलता है और मिला भी है। यहाँ आप देखते हैं यात्री अपने यात्रा विवरण में जो है यात्रा के प्रभाव क्या क्या रहे हैं, प्रतिक्रियाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता चला, मतलब चलता रहे। और आप देखते हैं राहुल संकीर्तन बड़े अच्छे यात्रा वृत्तांतकारी हैं और यात्रा उन्होंने बहुत ज़्यादा की है। 20वां नंबर आप प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न आपका है आत्मकथा। बताएं आत्मकथा किसे कहते हैं भाई? तो स्वयं लिखी जाने, मतलब स्वयं लिखी अपनी जीवनी को आत्मकथा कहते हैं। और जब कोई लेखक, साहित्यकार या अन्य कोई व्यक्ति कलात्मक और साहित्यिक तरीके से स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उस जीवनी को आत्मकथा कहते हैं। यानी आत्मकथा मतलब होता है जब लेखक अपने बारे में स्वयं लिखता है तो वो आत्मकथा हो गई। लेकिन जब किसी बड़े लेखक के बारे में कोई लेखक जो होता है वो उसके आत्मकथा को लिखता है तो उसको हम जीवनी कहते हैं। ठीक है, आत्मकथा से यह स्पष्ट मतलब यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें सत्य का अंश अधिक होगा और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करे, ये भी अपेक्षा लेखक से की जाती है। 21वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग। 21 नंबर प्रश्न आपका है कि जीवनी क्या होती है? तो जीवनी की बात की है तो यह आत्मकथा से थोड़ी अलग होती है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी भी कहा जाता है और आत्मकथा लेखक की अपनी कथा होती है, जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है। मतलब कि व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का लिखा गया वर्णन जीवनी होता है। और जीवनी लेखक को आत्मकथा लेखक से अधिक सावधानी बरतनी होती है। क्यों बरतनी होती? क्योंकि आत्मकथा की चूक को केवल लेखक ही पकड़ पाता है, पर जीवनी की चूक को बहुत से लोग जान जाते हैं। क्लियर? यानी कि जब लेखक कोई लिखता है तो वो उसके बारे में, अपने बारे में लिखता है आत्मकथा लिखते समय लेखक, तो वो कोई बातें जो उसके नकारात्मक पक्ष है उसको छुपा भी सकता है। ठीक है, तो इसमें आत्मकथा लिखते समय अगर कोई चूक भी होगी तो किसी को पता नहीं कि आपने अगर चूक कर दी गलती से, तो ये किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर चूक हुई है या फिर ये बात गलत है इसके संदर्भ में। ठीक है, जबकि जीवनी में क्या होता है, अगर आप किसी लेखक के बारे में लिख रहे हैं, थोड़ा सा भी गलत हो गया तो सभी लोग जानते हैं चूंकि अगले के बारे में, तो फिर उस पर क्या होता है, टीका टिप्पणी होती है। 22 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न, संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण की बात की है तो स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को संस्मरण कहते हैं। क्या? स्मृति यानी कि याददाश्त के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को संस्मरण कहते हैं। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है, संस्मरण के। और संस्मरण को साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति में भी माना जाता है। ऐसे कार्यों को स्मारक निबंध भी कहते हैं। मोटे तौर पर संस्मरणों को स्व विशेषता के तहत लिया जा सकता है, लेकिन संस्मरण और आत्मचरित्र के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर होता है। आत्मकथा के लेखक का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो अपनी जीवनी का वर्णन करना होता है और इसमें कहानी का मुख्य पात्र लेखक स्वयं ही होता है। लेखक का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है भाई। क्लियर? एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है संस्मरण और रेखाचित्र। संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र, ये तीनों जो शब्द हैं एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध रखते हैं। एक की सीमा दूसरे से कहाँ पर मिलती है और कहाँ पर खत्म होती है ये कहा नहीं जा सकता है। संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी मिलते हैं और रेखाचित्रात्मक संस्मरण भी आपको दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे महादेवी वर्मा जी का जो गद्य लेखन है उसमें कभी कभी यह नियत करना कठिन हो जाता है
कि उनकी कौन सी रचना रेखा चित्र है और कौन सी रचना संस्मरण है। फिर भी दोनों में अंतर होता है रेखा चित्र और संस्मरण में। रेखा चित्र में जहाँ चित्र का महत्व अधिक होता है, वहीं पर आप देखते हैं संस्मरण में स्मृति का महत्व अधिक होता है। संस्मरण में अतीत की घटनाओं को देखा जाता है, जबकि रेखा चित्र में अतीत की अनिवार्यता नहीं होती है। इसके अलावा संस्मरण की बात की तो संस्मरण लेखक निजी संबंधों एवं अनुभवों को आधार बनाता है। रेखा चित्र में क्या होता है, ऐसे आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर। ये सारे आपके थोड़ा प्रश्न और उत्तर थे। बाकी आगे बढ़ने का प्रयास करते तो ये संस्मरण और रेखा चित्र के बीच में कुछ संबंध और अंतर है। 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, रेखा चित्र शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। तो रेखा चित्र शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है अंग्रेजी भाषा की स्केच शब्द से हुई है, जो अंग्रेजी की स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसे शब्द चित्र या व्यक्ति चित्र या तूलिका चित्र, चरित्र लेख, वृत्ति चित्र, ये तमाम सारे नामों से जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रथम रेखा चित्र किसे माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम रेखा चित्र श्री राम शर्मा कृत पोलती प्रतिमा को माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 26 नंबर देखेंगे, रेखा चित्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार पद्म सिंह शर्मा को रेखा चित्र का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो रचना है पद्म पराग, उसमें इन्हें हिंदी रेखा चित्र का जन्मदाता माना जाता है। तो एक प्रकार से ये रेखा चित्र के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं 57 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है। देखिएगा, व्यंग को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर आक्रमण कीजिए। देखिए, डॉक्टर शेरजंग गर्ग ने कहा व्यंग के बारे में कि व्यंग एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति या रचना है जिसमें व्यक्ति अथवा समाज की कमजोरियां, दुर्बलताओं, कथनी और करनी के अंतरों की समीक्षा अथवा निंदा भाषा का टेढ़ी भंगिमा देकर के अथवा कभी कभी पूर्णतः सपाट शब्दों में प्रहार करते हुए की जाती है, और वह मुख्य रूप से पूर्णतः अगंभीर होते हुए भी गंभीर हो सकती है, निर्दय लगते हुए दयालु हो सकती है, प्रहारात्मक होते हुए तटस्थ लग सकती है, माखौल लगते हुए बौद्धिक हो सकती है। कौन? व्यंग रचना अतिशयोक्ति और अतिरंजना का आभास देने के बावजूद पूर्णतया सत्य हो सकती है, और इसके निम्नलिखित भेद होते हैं खास करके व्यंग के। पहला होता है चमत्कारिक विनोद वचन, दूसरा होता है जो है व्याजोक्ति, तीसरा होता है उपहास, चौथा होता है व्याकृति, पांचवा होता है आक्षेप। ये जो है किसके भेद है भाई? ये भेद है आपके व्यंग के। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्यंग के बारे में ही प्रश्न है। व्यंग के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो व्यंग के प्रमुख तत्व हैं आपकी विसंगति, आलोचना और बौद्धिकता। क्लियर। आलोचना, विसंगति और बौद्धिकता ये व्यंग के प्रमुख तत्व हैं। 29 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। तो जीवनी और आत्मकथा में कई सारे अंतर है। पहला अंतर लिखेंगे, पहला अंतर क्या है? जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग व्यक्ति होता है, आत्मकथा में रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है। क्लियर, यानी जो लिख रहा होता है उसी का। अगला प्रश्न आपका है, जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत होती है, आत्मकथा के लेखक के लिए स्वयं लेखक का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। क्लियर। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, जीवनी दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है, जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन की कहानी होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 30 नंबर देखेंगे, हिंदी साहित्य के प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य में 1641 ईस्वी में लिखी गई रचना है बनारसीदास चतुर्वेदी की आत्मकथा, उसका नाम है अर्धकथानक, वो प्रथम आत्मकथा है। 31 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, झांसी की रानी किस विधा की रचना है भाई? तो उपन्यास विधा की रचना है। झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन 1946 है। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ऐतिहासिक उपन्यास है। किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन है? तो रानी लक्ष्मीबाई यानी मनु जो है प्रमुख पात्र हैं। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। झांसी की रानी का पूरा नाम क्या है? तो मणिकर्णिका नाम है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 37 नंबर प्रश्न आ चुका है, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? तो राजा गंगाधर राव नेवलकर जो है रानी लक्ष्मीबाई के पति जी का नाम, मतलब पति का नाम था। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। अगला समझिए आप सभी लोग, 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रेमचंद जी से रिलेटेड प्रश्न है। प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो विषय की दृष्टि से आप देखते हैं तो प्रेमचंद की कहानियां तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन से संबंधित कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। लगभग 300 से अधिक कहानियां प्रेमचंद जी ने लिखी है,
और अधिकतर कहानियों में ग्राम्य जीवन के सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। एक स्थान पर इन्होंने स्वयं कहा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने, कि जिस देश के 80% मनुष्य गांव में बसते हों, उनके साहित्य में ग्राम जीवन ही प्रधान रूप से चित्रित होना स्वाभाविक है, और उन्हीं का सुख राष्ट्र का सुख है, उनका दुख राष्ट्र का दुख है, और उनकी समस्याएं राष्ट्र की समस्याएं हैं। यह कथन किसने कहा था? यह कथन मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है। बड़ा जबरदस्त कथन है। 39 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, अज्ञे की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो अज्ञे की प्रमुख कहानी रोज, यानी जिसको आप गैंग्रीन कहते हैं, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, अज्ञे ने किन समाचार पत्रों पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो अज्ञे जी ने सैनिक पत्रिका का, विशाल भारत पत्रिका, बिजली पत्रिका, प्रतीक पत्रिका, दिनकर पत्रिका, इन सभी पत्र पत्रिकाओं का, और नया प्रतीक, ये तमाम प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था सच्चिदानंद धीरानंद वासन अज्ञे ने। 41 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अज्ञे के यात्रा संस्मरणों का नामोल्लेख कीजिए। यात्रा संस्मरण जो रहे हैं, तो अज्ञे के यात्रा संस्मरणों के नाम आप देखते हैं। एक तो रचना इनकी अरे आयावर रहेगा याद, और इसके अलावा एक बूंद सहसा उछली, ये दो इनकी जो है संस्मरण, मतलब यात्रा संस्मरण लेखक हैं, मतलब यात्रा संस्मरण है। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो रोज यानी गैंग्रीन कहानी का प्रमुख उद्देश्य जो है, ये मध्यम वर्गीय परिवार की जो घर गृहस्थी है, उसमें तल्लीन नारी की एक रस्ता, उदासीनता, घुटन और टूटन से एक यथार्थ एहसास को पकड़ना है, और उसी के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि पाठक को उसमें डुबा देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, तो रोज कहानी एक बार आप गूगल पर करके पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बताया था, वैसे मैं इन सभी के बारे में और चीज़ें जानकारी देने का प्रयास करूंगा आपके उसमें जो है कोर्स वगैरह में मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि पढ़ाऊंगा इन सभी चीज़ों को। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 43 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी प्रथमतः किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो ये गैंग्रीन नाम से पहले प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोज कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। कथावक्ता है इसमें, मालती है, महेश्वर है और टिटी है। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो यह आंचलिक कहानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। और खास करके असीम प्रसिद्धि इनको आंचलिक कहानी में ही मिली है। वे एक सजग कलाकार और कथाकार हैं। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक कहानी की बात की है तो आंचलिक कहानी मतलब होता है अंचल विशेष से जुड़ी हुई कहानी, यानी गांव से रिलेटेड कहानियाँ। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध कहानियों का नाम उल्लेख कीजिए। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक रेणु के प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं, और इसके अतिरिक्त तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तीर्थोदक, रसप्रिया, ठेस, तीन बिंदिया, ये तमाम कहानियाँ जो हैं ये खास करके लोकप्रिय रही हैं इनकी, फणीश्वर नाथ रेणु की, और खास करके ध्यान देने योग्य कहानियाँ हैं ये जो मैंने आपको बताई। 47 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, रेणु जी की कौन कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम आपके पाठ्यक्रम में संकलित है या हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेणु की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो खास करके रेणु जी की रचनाओं की नाम बात की तो पहली रचना ठुमरी, दूसरी आदम रात्रि की महक, तीसरी है अग्निखोर, चौथी रचना है एक श्रावणी दोपहर की धूप, पांचवी रचना है अच्छे आदमी, छठवीं रचना है मेरी प्रिय कहानियाँ, सातवीं रचना है भित्ति चित्र की मयूरी। और उपन्यासों की बात की है तो ये महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। प्रति परिकथा, मतलब प्रति परिकथा भी एक उपन्यास है। जुलूस उपन्यास है, दीर्घतमा उपन्यास है, पलटू उपन्यास है, पलटू बाबू रोड। ठीक है, इसके अलावा कितने चौराहे, ये तमाम प्रकार के जो हैं रचनाएं हैं इसकी, मतलब उपन्यास हैं किसके भाई? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, रिपोर्ताज, तो ऋण जल धन जल और नेपाली क्रांति कथा, बन तुलसी की गंध, ये सब क्या है भाई? ये सब आपके रिपोर्टार्ज हैं। कौन है ये सब? ये सब आपके रिपोर्टार्ज हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगली रचना आप अगला प्रश्न आप देखेंगे, 49 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त परिचय दीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु वैसे आंचलिक कहानीकार भी हैं, आंचलिक उपन्यासकार भी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का संक्षिप्त परिचय देखिए। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को। बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में इनका जन्म होता है। अत्यंत पिछड़े हुए गांव और आही हिंगना गांव है उसके एक मध्यवित्त किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। रेणु जी का निधन पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को रात्रि के 9 बजे
मतलब कि 9:10 पर हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में यह पूछ रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्टार्जों का नाम उल्लेख कीजिए। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने रिपोर्टार्ज लिखे हैं, जैसे ऋण जल धन जल रिपोर्टार्ज 1978 में प्रकाशित हुआ, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नेपाली क्रांति उपन्यास मतलब रिपोर्टार्ज है, 1978 में प्रकाशन हुआ। वन तुलसी की गंध, ये भी आपका 1985 में प्रकाशित हुआ। मतलब ये भी लिखा गया है फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा। 51 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं? तो ये साठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध कथाकार हैं ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन की जी के प्रमुख कहानी संग्रहों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ज्ञान रंजन साठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं और इनके प्रमुख कहानी संग्रह फेंस के इधर उधर हो गया, पहली कहानी संग्रह है, 1964 में प्रकाशन होता है इसका। उसके बाद में 1971 ईस्वी में यात्रा कहानी संग्रह का प्रकाशन होता है। ठीक है। क्षणजीवी कहानी का प्रकाशन 1977 ईस्वी में होता है। इसके अलावा अनुभव, अमरूद का पेड़, छलांग, फेंस के इधर उधर, पिता, घंटा, ये तमाम सारी कहानियाँ जो हैं ये ज्ञान रंजन की बड़ी फेमस कहानियाँ हैं। ओके। 53 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ज्ञान रंजन की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो ज्ञान रंजन की प्रसिद्ध कहानी पिता हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था, काशी में हुआ था और एक सुघनी साहू परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न आपका है 55 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का देहावसान कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का देहावसान 15 नवंबर 1936 ईस्वी को हुआ था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 56 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपका है कि आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद जी का कौन सा नाटक सम्मिलित किया गया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक संकलित है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी में कितने अंक है भाई? ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 अंक हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख नारी पात्र कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी स्वयं है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा, ये 3 जो हैं ये मुख्य रूप से यानी प्रमुख स्त्री पात्र के रूप में आती हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के मतलब प्रमुख पुरुष पात्र पूछ रहा है। तो चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज और सिंघल मतलब खिंगल और मेहरदेव, ये सब कौन है? ये सब ध्रुव स्वामिनी नाटक के पुरुष पात्र हैं। 2023 में परीक्षा में प्रश्न भी आया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, 61 नंबर प्रश्न आपका है, हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीषम पितामह किसे कहा जाता है? बताएं। हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीषम पितामह किसे कहते हैं भाई? तो हिंदी में खास करके आधुनिक एकांकी नाटकों का भीषम पितामह कहा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 62 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 62 नंबर, एकांकी कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए। एकांकी कला के प्रमुख निम्नलिखित तत्व हैं। पहला तत्व आप देखिएगा, एकांकी कला का पहला तत्व आपका आ चुका है कथानक। दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण। तीसरा है संवाद शैली या कथोपकथन। चौथा है देश काल और वातावरण। पांचवा है भाषा शैली। छठवां है उद्देश्य। और यही आपके कहानी के भी हैं और यही आपके किसके हैं? कहानी के भी हैं और यही उपन्यास के भी हैं। लेकिन जब नाटक की बात करते हैं, एकांकी की बात करते हैं, तो खास करके एकांकी की, तो एकांकी में रंग संकेत का भी बड़ा योगदान होता है। इसीलिए एकांकी में एक और तत्व शामिल कर दिया था, रंग संकेत। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 63 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 63 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म जो हुआ था ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 ईस्वी में हुआ था। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को उनके किस कहानी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार मिला था? तो सप्तकिरण रचना पर इनकी मिला था। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न आपका है, राजकुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। फटाफट से बताएंगे। राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम भाई, राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रह कई सारे हैं, जैसे कि सप्तकिरण हो गया, पृथ्वीराज की आंखें हो गई, रेशमिटाई हो गई, 4 साप्ताहिक एकांकी हो गई, रूप रंग है, कौमुदी महोत्सव है, ये सब डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी संग्रह हैं। 66 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर राम विलास शर्मा का कौन सा एकांकी संकलित है? दीपदान एकांकी संकलित है। अगला प्रश्न, दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? दीपदान एकांकी की मुख्य पात्र पन्ना है, जो कि चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाय है। प्रस्तुत एकांकी आप देखते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में एकांकी संकलित है, वो एकांकी यानी दीपदान एकांकी की कथा जो है पन्ना के चारों तरफ आप देखते घूमती रहती है, जिससे पन्ना के साहस और पन्ना का प्रेम, पन्ना का बलिदान, ये स्वामी भक्ति आदि का क्या है? प्रस्तुतिकरण था।
ओके, अगला प्रश्न आप देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न आपका है, लक्ष्मी का स्वागत के पात्रों की संख्या कितनी भाई? तो ये लक्ष्मी के स्वागत जो आपकी रचना है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है लक्ष्मी का स्वागत, तो इसकी बात की है, लक्ष्मी के स्वागत में पात्रों की संख्या जो है वो 7 है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा एकांकी संकलित है भाई? लक्ष्मी का स्वागत ये उपेंद्र नाथ अश्क का है। ठीक है, किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है ना, लक्ष्मी का स्वागत जो है एकांकी किसका है? आपके पाठ्यक्रम में उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा एकांकी संकलित है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो एकांकियों की बात की तो दीपदान एकांकी और लक्ष्मी का स्वागत, ये दो एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। लक्ष्मी का स्वागत आपके पाठ्यक्रम में देखें किसी किसी में लक्ष्मी, अच्छा, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उपेंद्र नाथ अश्क का है, दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। क्लियर। अगला प्रश्न, तो आपके पाठ्यक्रम में संकलित एकांकी जो है वो कौन सी है? लक्ष्मी का स्वागत है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, एक 70 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों के नाम उल्लेख कीजिए। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों में आचार्य महावीर प्रसाद, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिख लीजिए, और बाबू गुलाब राय का नाम लिख लीजिएगा, राम सिद्धारी सिंह दिनकर जी का नाम लिख लीजिएगा, विद्यानिवास मिश्रा जी का नाम लिख लीजिएगा, अज्ञे जी का नाम, कुबेरनाथ राय जी का नाम। ये सारे के सारे विद्वान जो हैं ये हिंदी के ललित निबंधकार हैं। 71 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का अनुवाद किया, मतलब किस नाम से किया बताएं? आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का अनुवाद किस नाम से किया? तो बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हिंदी साहित्य में इसी प्रकार से आप महासंग्राम वीडियो इससे पहले वाला एक और आया था उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 72 नंबर देखेंगे, हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग से स्वीकार किया जाता है? तो आपको पता होगा भारतेंदु युग से स्वीकार किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देखते हैं आधुनिक काल को ही एक प्रकार से गद्य काल कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था। तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो गद्य काल है, गद्य के विकास यहीं से होते हैं और भारतेंदु युग से ही अधिकतर गद्य विधाओं का विकास हुआ है। अगला प्रश्न आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जन्म हुआ था बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में 1884 ईस्वी में। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 74 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला के निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का निबंध संग्रह है भाई चिंतामणि, 4 भाग में बट चुका है, 4 भाग में प्रकाशित है। अगला प्रश्न आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे गद्य की कसौटी मानते हैं? निबंध को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी निबंध को क्या मानते हैं? गद्य की कसौटी मानते हैं। और अगला प्रश्न आप देखते हैं 76 नंबर, आचार्य शुक्ल ने निबंध लेखन की शुरुआत कब की थी? तो आचार्य शुक्ला जी ने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने निबंध लेखन की शुरुआत जो करी थी 1904 ईस्वी से करी थी। अगला प्रश्न आप देखते हैं, रामचंद्र शुक्ला जी के बारे में बात कर रहे हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आचार्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 19 अगस्त को 1907 ईस्वी को बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 78 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कौन, बहुत सारे हैं, जैसे पहला आपका साहित्य सहचर, दूसरा है ब्रज, तीसरा है कल्पलता, चौथा है विचार, पांचवा है वितर्क, और छठवा है आलोक पर्व, और सातवां है अशोक के फूल, और आपके आठवां आप देखते हैं विचार प्रवाह। तो ये एक प्रकार से निबंध संग्रहों के नाम हैं जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 79 नंबर प्रश्न है, 79 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है समीक्षात्मक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है ऐतिहासिक, चौथा है व्यक्तिक, और पांचवा है आपका गवेषणात्मक। चलिए भाई, जितने भी लोग बातचीत कर रहे हैं बातचीत मत करें और शेयर कर दीजिए सेशन को। ओके, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 80 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, कुबेरनाथ राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था भाई? तो कुबेरनाथ राय का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 1935 ईस्वी में, मादसा गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका मतलब इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है, कुबेरनाथ राय का निधन कब हुआ था?
तो कुबेरनाथ राय का निधन जो है 5 जून 1996 ईस्वी को हुआ था। 82 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि कुबेरनाथ राय की शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो जो है राय जी की शिक्षा जो हुई थी कुबेरनाथ राय की, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखते हैं, कुबेरनाथ राय की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो कुबेरनाथ राय की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली प्रिया नीलकंठी, दूसरी है रस आकेठक, तीसरी जो है गंधमादन, चौथी विषाद वियोग, और आपकी पांचवी निषाद बांसुरी, छठवीं आपकी है भाई पर्ण कुटुक पर्ण मुकुट, ठीक है। और आपकी अगली रचना है जो है मणिकुतुल के नाम। अगली रचना महाकवि की तर्जनी। अगली रचना किरात नदी में चंद्र मधु। अगली रचना है मन पवन की नौका। और अगली रचना है त्रेता तथा द्वापर मतलब कि बृहद नाम, ठीक है। त्रेता तथा बृहद शाम और कामधेनु, ये सब रचनाएं कुबेरनाथ राय की हैं। अगला प्रश्न आपका 84 नंबर आ चुका है। प्रश्न, कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार थे। तो कुबेरनाथ राय जो है भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरों को आधुनिक जीवन संदर्भ में व्याख्यायित करने वाले रसधर्मा ललित ललित मतलब कि ललित निबंधकार हैं। ओके। 85 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। कुबेरनाथ राय का मैंने तीव्र गति से इसीलिए बनाने का प्रयास किया चूँकि समय का अभाव था। ओके, और आप लोगों को ये वीडियो चाहिए था और इसीलिए मैंने तीव्र गति से बताने का प्रयास किया है। और मेरे हिसाब से अगर आप मॉडल पेपर देख लेंगे और चैप्टर वाइज वीडियो देख लेंगे, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। तो ये प्रिया नीलकंठी जो है ये कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह जो है किसका, कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, देखेंगे सभी लोग। 86 नंबर प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मुख्य वैशिष्ट्य क्या है। तो कुबेरनाथ राय के निबंधों में सांस्कृतिक संदर्भों से फूटते हुए जीवन की आधुनिक आयामों तथा उनसे झांकते जीवन की गाड़ी जीवन को नहीं देखा मिल जा सकता। यानी आपसे पूछ रहा था यहाँ पर प्रश्न कि कुबेरनाथ राय के निबंधों का मुख्य वैशिष्ट्य क्या है, यानी इनके निबंधों में क्या विशिष्टता मिलती है, क्या नया मिलता है। तो कुबेरनाथ राय के निबंधों में सांस्कृतिक संदर्भों से फूटते हुए जीवन के आधुनिक आयामों और उनसे जो है खास करके उनमें झांकते जीवन को देखा जा सकता है इनके निबंधों में। ओके। 87 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य में इंटरव्यू विधा का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो हिंदी साहित्य में इंटरव्यू विधा का प्रारंभ करने वाले विद्वान का नाम है डॉक्टर पदम सिंह शर्मा। ओके, इन्हीं को दिया जाता है। 88 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, कमलेश जी ने स्वतंत्र विधा के रूप में इंटरव्यू लेखन की शुरुआत कब की थी, बताएं। कमलेश जी ने स्वतंत्र विधा के रूप में इंटरव्यू लेखन की शुरुआत कब की थी। तो कमलेश जी ने स्वतंत्र विद्या के रूप में इंटरव्यू की शुरुआत 1942 ईस्वी में की थी। किसने, कमलेश जी ने। तो इस प्रकार से महासंग्राम 2.2 आपका जो है इतना कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ों को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ों को बताने का प्रयास भी किया था। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी, इसको भी थोड़ा सा जान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने किस कहानी को कहा है और विद्वानों ने किस किस कहानी को कहा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए और एक बात और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि महासंग्राम रिवीजन क्लास जो है ये प्राचीन इतिहास की जो मैंने बताई है, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास है, प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, BA थर्ड सेमेस्टर का। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर को रखा गया है। प्राचीन इतिहास में यहाँ पर देखिए 2 इतिहास आपके होते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न है। एक में तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने प्राचीन इतिहास लिखा होगा, ठीक है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है ये। और एक में केवल हिस्ट्री यानी कि केवल इतिहास पढ़ना है। तो केवल हिस्ट्री को जो है जो मध्यकालीन इतिहास पहले पढ़ते थे और प्राचीन इतिहास, तो वही अब केवल इतिहास जो है वो मध्यकालीन इतिहास है। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये है। क्लियर। तो प्राचीन इतिहास का कल हो चुका है और मध्यकालीन इतिहास का उससे पहले मैंने आपके चैनल पर डाल दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की और सभी सेमेस्टर की मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, आप एक बार प्लेलिस्ट में अवश्य चेक करें। ओके, तो महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 की परीक्षाओं के लिए 24 की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन इतिहास यानी इंटेंसिटी का BA थर्ड सेमेस्टर का यह वीडियो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो आप इसमें प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है आपको, प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ना है भाई, आप यहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से भाई, प्राचीन इतिहास में आपको कहाँ से पढ़ना है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे।
प्राचीन इतिहास में आपको शुरू से लेकर के हर्षवर्धन 647 से लेकर के आपको यहाँ तक पढ़ना है। खास करके आप देखते हैं 1206 ईस्वी तक के बारे में आपको पढ़ना है कुल मिला करके, उसमें सारे इतिहास के बारे में। और जो आपका मॉडर्न जो आपका इतिहास आप जिन्होंने इतिहास लिया होगा उन्होंने एक प्रकार से इतिहास में खास करके वहाँ पर पढ़ना था उनको थर्ड सेमेस्टर में जो है 1757 ईस्वी से लेकर के यानी प्लासी के युद्ध से लेकर के 1950 ईस्वी तक यानी स्वतंत्रता युग तक, ठीक है, आपको जो है पढ़ना है। उसमें केवल हिस्ट्री वाले में दोनों का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है और दोनों का महासंग्राम वीडियो भी दे दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का भी पढ़ा हुआ है। इसके अलावा रिवीजन क्लास आपका ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का थर्ड सेमेस्टर का मैंने दे दिया है। BA BSc BCom का ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर भी इसका जल्दी सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा, तो उसके लेकर के चिंता मत करिएगा, ठीक है। और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और आपको बता दूं कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य करा करें, ताकि आपको जो है आपके लिए मैं लगातार मेहनत करूं। जिस तरीके से मैं इस समय लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं उसी प्रकार से। इसके अलावा आपका महासंग्राम रिवीजन क्लास आपका जियोग्राफी का भी आ चुका है। जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है भाई? पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, यानी कि इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको पढ़ना होता है। क्लियर? तो ये जियोग्राफी में आपको पढ़ना है BA थर्ड सेमेस्टर में। इसका भी मैंने आपका करवा दिया है महासंग्राम वीडियो। अच्छा, इन सभी के एक एक वीडियो हुए हैं। मध्यकालीन इतिहास का पूरा पढ़ा दिया था, एंशिएंट हिस्ट्री का शायद पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। ये सब आपका हो चुका है कंप्लीट। अब हमको क्या करना है भाई? अब हमको यहाँ पर जो है ये यानी कि जियोग्राफी का दूसरा पार्ट आएगा इसका जल्दी, ठीक है। जो कुछ प्रश्न आपके बचे हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी आपका महासंग्राम रिवीजन क्लास हो चुका है, मॉडल पेपर भी हो चुका है, इसको भी आप देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस वाला, पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना क्या है? पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये आपको पढ़ना है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे, यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, इसके बारे में मैंने आपके मतलब कि बोर्ड पर भी कुछ क्लासेस आपको दी हैं, और बाकी मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के माध्यम से मैंने दिया है। ये महासंग्राम वीडियो का एक ही वीडियो आई हुई है, एक वीडियो जल्दी महासंग्राम की इसकी भी आ जाएगी। परीक्षा देने से पहले अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास की बात की तो मध्यकालीन इतिहास की जो मैं बता रहा था, इसमें खास करके 1757 ईस्वी से लेकर के जो है 1900 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। 1950, ठीक है, लगभग 200 वर्षों के इतिहास के बारे में, 250 वर्षों के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, सॉरी, अगला आपका सब्जेक्ट है आपका शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का भी महासंग्राम रिवीजन क्लास आपकी एक चैप्टर मतलब कि एक वीडियो आ चुकी है, दूसरी वीडियो जल्दी आपके समक्ष आ जाएगी। यानी एक एक चैप्टर मतलब कि एक एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट जल्दी सभी का आने वाला है, तो आप सभी लोग उसको लेकर के चिंता बिल्कुल भी ना करें। ओके, शिक्षा शास्त्र का भी वीडियो देखिएगा। शिक्षा शास्त्र में आपको मैंने पूरा समझाया था, बता करके पूरी लगभग। इसमें आपने देखा होगा कि श्रीमद् भगवद गीता के बारे में अगर आपको जानना है तो यह वीडियो हमारे देख लीजिएगा। नयनम छिदन शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापो न शोषयति मारुतः यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिरमा। इन सभी चीज़ों को के बारे में मैंने विस्तार से पूरा गीता दर्शन अधिकतर समझा दिया है। तो शिक्षा शास्त्र जिन छात्रों ने लिया है वो देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको बता दिया पहले से, ठीक है। ये शिक्षा शास्त्र का वीडियो था जो कि आपको देखना चाहिए था। शिक्षा शास्त्र का हो चुका है, मध्यकालीन इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज़ का और प्राचीन इतिहास का। इसके अलावा आपको बता दूं और भी सब्जेक्ट के, जैसे कि हिंदी साहित्य का तो ये हो ही गया है आपका। तमाम सारे प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बता दिया है और निश्चित तौर पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य में आप जैसे प्रश्न आपसे यहाँ पर ये ज़रूर पूछता है, इसीलिए मैंने सिलेबस आपको शुरुआत में बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में कितने निबंध संकलित हैं। ऐसे प्रश्न पूछता है, या आपके पाठ्यक्रम में संकलित निबंधों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपके पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से 5 निबंध संकलित हैं। तुम चंदन हम पानी, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, अशोक के फूल, मित्रता, भारत और संत कैसे हो सकती है, ये निबंध संकलित हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं वहाँ पर, तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। क्लियर? तो इसी प्रकार से कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रश्न आपसे पूछता रहता है हमेशा, और आप उसको लेकर के परेशान हो जाते हैं, ठीक है। हिंदी गद्य में कई सारी विधाएं हैं और उनके बारे में ऑलरेडी हर एक विधाओं के बारे में यहाँ पर हमने थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया। महासंग्राम वीडियो यहाँ था 2.0, जिसमें तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए हमने
लगभग 88 महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। इसी प्रकार से इस इतिहास में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, क्लियर। शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हिंदी साहित्य का और भी वीडियो आएगा। अब आप और क्या वीडियो चाहते हैं एक बार आप लोग ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। क्या आप चाहते हो हिंदी साहित्य को लेकर के आपको मॉडल पेपर और दिया जाए, या इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएँ? ठीक है, आप एक बार ज़रूर बताने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। ओके, चलें फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके, तो हो गई क्लियर। तो हिंदी साहित्य का आज हो गया आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का, बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी में आपको हिंदी गद्य पढ़ना होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। और आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से अगर हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण तो था ही। इसके अलावा आप देखते हैं जैसे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो गया, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, ठीक है, रीवा यूनिवर्सिटी, तमाम प्रकार के राजा महेंद्र प्रताप, सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, ओके, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तमाम सारे विश्वविद्यालय जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह लेक्चर हमारा बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो इसी प्रकार से आप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।